नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो आज एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 को हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो अगर आप सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी 6 to 8 से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी 6 to 8 को पूरा कवर कर डालते हैं, इसके बाद आपके एक भी प्रश्न बाहर से नहीं बनेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है, इसलिए गणितज्ञ इन गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न सीटेट में बार बार पूछा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, होल नंबर क्या है, उसके बाद रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। ये सब प्रश्न सीटेट में कई बार बन चुके हैं, तो सारे आज के सेशन में आपके सब कुछ कवर हो जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है, जो 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में होता है, उस काउंटिंग नंबर, उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होती है। तो दी गई एक प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसको हम लोग परवर्ती यानी सक्सीजर कहते हैं। ठीक, परवर्ती क्या होता है, जिसमें हम लोग दी हुई संख्या में 1 जोड़ दें तो उसको हम लोग सक्सीजर या परवर्ती कहते हैं। वहीं पूर्ववर्ती यानी संख्या से एक संख्या पहले -1 कर दें तो वह हमको पूर्ववर्ती संख्या पता चल जाएगी। तो परवर्ती में हम लोग 1 जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती में हम लोग 1 घटा देते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ 87 का परवर्ती क्या होगा, तो परवर्ती क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लोग +1 ऐड कर देंगे तो 88 हो जाएगा। और वहीं अगर 87 का पूर्ववर्ती पूछा जाए तो 87 में आप लोग -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 86 इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। तो यानी पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या पहले और परवर्ती मतलब एक संख्या आगे। जैसे आप +1 कर दीजिए और परवर्ती में और पूर्ववर्ती में -1 करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं सीटेट में। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो जैसा हम लोग देख चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, और प्राकृतिक संख्याओं को संग्रह कलेक्शन में हम 0, 0 को एक पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं का संग्रह करती है, यानी हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 को जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक संख्याएं, तो यह क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। वहीं 1, 2, 3 से लेके अनंत तक यह प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा क्या है, यानी नंबर लाइन जिसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे यह नंबर लाइन रहती है, इसमें बीच में आपको यहाँ पे 0 का रहता है, इस तरफ +1, +2, +3, +4, +5, इस तरफ -1, -2, -3, -4 ऐसे करके रहता है। इसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा जो होती है, इस पर एक बिंदु अंकित कीजिए, इस बिंदु को 0 नाम दीजिए। 0 के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए, उसको 1 नाम दीजिए। और 0 और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी की एक मात्रक दूरी जो होती है उसको यूनिट डिस्टेंस हम लोग कहते हैं। इस रेखा पर 1 के दाईं ओर एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु अंकित कीजिए और 2 से नामांकित कीजिए। इस विधि का प्रयोग करते हुए संख्या रेखा पर एक मात्रक दूरी पर 3, 4, 5 से नामांकित करते रहिए। आप दाईं ओर किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। जैसे नीचे दी गई रेखा को पूर्ण संख्या के रूप में दिया गया है, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए आगे चलते हैं। संख्या रेखा का योग क्या होता है, तो संख्या रेखा जब पूर्ण संख्याओं के योग को हम संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए देखते हैं 3 + 4 के योग को कैसे हम लोग दर्शाते हैं। जैसे 3 + 4 जोड़ने पर कितना होता है, 7 होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे, 5 से 6, 6 पे 7। इसको हम लोग ऐसे नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। ठीक, व्योकलन क्या होता है, व्योकलन यानी घटाना। जब 2 पूर्ण संख्याओं के व्योकलन को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है तो 7 - 5 = 2 होता है। तो आप लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे, 0 से 7 तक उस पर लिखेंगे। उसके बाद 7 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी 2 तक लाएंगे। तो इसका आंसर ऐसे, इसको नंबर लाइन पे हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। चलिए अब हम गुणा भी देख लेते हैं। अब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के गुणन को देखते हैं। जैसे 4 × 3 को हम लोग देखते हैं, तो 4 × 3 करने पे क्या होता है, 12 आता है ना।
तो आप लोग इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं ना, नंबर लाइन पे ऐसे करके, जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया है आपको। तो नंबर लाइन पे ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुण क्या होते हैं? जब हम पूर्ण संख्याओं पर होने वाले विभिन्न संक्रियाओं को निकटता से देखते हैं तो उसमें अनेक गुण देखने को मिलते हैं। इन गुणों से हमें इन संख्याओं की अच्छी प्रकार की समझने में सहायता मिलती है और साथ ही एक गुण कई संक्रियाओं में बहुत सरल भी बना देते हैं। तो जब हम लोग पूर्ण संख्याओं को भी होने वाली विभिन्न संक्रियाओं को निकटता से देखते हैं तो उनमें अनेक गुण देखने को मिलते हैं। इन गुणों से हमें इन संख्याओं की अच्छी प्रकार की समझने में सहायता मिलती है, वहीं साथ ही ये गुण कई संक्रियाओं को बहुत सरल भी बना देते हैं। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, आपने कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी गुणा दो पूर्ण संख्याओं को लेकर उन्हें जोड़ने को कहा। क्या परिणाम आया? 7 + 8 = 15 हो जाता है। तो यह एक पूर्ण संख्या है। 5 + 5 = 10, यह भी एक पूर्ण संख्या है। 0 + 15 यह एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही 5 और युग्म लेकर योग ज्ञात कीजिए। क्या योग सदैव एक पूर्ण संख्या बनेगी? ऐसा हमें बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए पूर्ण संख्या का संग्रह योग के अंतर्गत समृद्ध क्लोज होता है एवं पूर्ण संख्याओं के योग का समृद्ध गुण क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे 7 + 8 = 56, 5 + 5 = 25, 0 + 15 = 0। वहीं पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वह योग के अंतर्गत एवं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही होता है, यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह होता है वह निकाय गुणनखंड के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शून्य द्वारा विभाजन संख्याओं, इसको आगे देखते हैं हम लोग। दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं। तो दो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनको हम लोग किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। जैसे 4 + 6 = 10 होगा, इसको हम लोग ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, 6 + 4 = 10। तो इसको हम लोग दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में हम जोड़ सकते हैं ना, आगे पीछे करके आंसर वही आएगा ना इसका। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमविजय यानी कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं इसको हम लोग। दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा भी कर सकते हैं हम लोग। दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 4 + 5 = 20 होता है, इसको हम लोग ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 5 × 4 = 20। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्रम विनिमय बोलते हैं। ठीक, क्रम विनिमय कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमय कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह पूर्ण संख्याओं का गुणन का साचाई या साचर गुण कहलाता है। जैसे 5 × 6 × 2 बराबर इतना होता है। तो 5 × 6 × 2 इसको हम लोग ब्रैकेट में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 × 6 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 = 6 × 2 हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। गुणन का साचर गुण निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी होता है। जैसे 12 × 35 को ज्ञात कीजिए। तो 12 × 35 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 2 × 35 या 6 × 2 × 35 = 70, 6 × 70 = 420। हम लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस योग का गुणन का वितरण या बंटन गुण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। तो इस प्रकार के योग के गुणन, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 4 रुपये लेती है। तो इन मदों पे आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं? तो इसको हम लोग दो विधि से देखेंगे। तो इसमें दो विधियाँ ज्ञात की जा सकती हैं। मान लीजिए लंच के लिए 5 दिन की राशि ज्ञात करना है और दूध के लिए 5 दिन की राशि ज्ञात कीजिए। फिर इन्हें जोड़िए तो लंच की लागत कितनी है? 5 × 20 हो जाएगा और दूध की लागत कितनी होगी? 5 × 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? या टोटल हो जाएगा 5 × 20 + 5 × 4 = 100 + 20 = 120 हो जाएगा। और दूसरी विधि से जब हम लोग इसको करेंगे तो एक दिन की कुल राशि ज्ञात कीजिए तो 5 से गुणा कीजिए। एक दिन के लंच दूध की लागत कितनी है? 20 + 4 है। ठीक, तो 5 दिन की लागत कितनी हो जाएगी? 20 × 20 + 4 हो जाएगी। तो 5 × 24 हो जाएगी = 120। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वितरण के गुण का प्रयोग करते हुए 12 × 35 ज्ञात कीजिए। तो वितरण के गुण के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12 × 30 + 5, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 × 35 को ना 30 + 5 इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 12 × 30 + 12 × 5 इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 360 + 60 = 420 आंसर आ गया। हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
सरल कीजिए। 126 गुणे 55 प्लस 126 गुणे 55, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 126 गुणे 55 प्लस 45, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 126 मल्टीप्लाई 100 बराबर 2 जीरो लगा देंगे, 12600 आंसर आ जाएगा इसका। तो हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तत्सम अवयव योग और गुणन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 को, जिसका नाम था पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ से जो जो मेन पॉइंट थे मैंने सबको कवर किया। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तथा आप इसकी नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए